एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 2024 में जो सांसद जीतेंगे, नया संसद भवन बनकर तैयार हो रहा है, वहीं पर बैठेंगे और टीवी इंडस्ट्री में पहली बार नए संसद भवन से चुनावी शो, देश का सबसे विश्वसनीय इलेक्शन शो 2024 कौन जीतेगा, आप रोज शाम 7 बजे देखते हैं यहां एबीपी न्यूज पर मेरे साथ। चुनावी खबरों का एकमात्र टीवी शो है ये, जहां आप हर खबर सटीक विश्लेषण के साथ देखते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब रह गया है महज 320 दिन का वक्त बाकी और आज मेगा पॉलिटिकल शो बेहद खास है, क्योंकि आज आपके लिए हम लेकर आए हैं मेगा पॉलिटिकल शो में ऑल इंडिया सर्वे। ऑल इंडिया सर्वे देश की हर बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम पर देश का मूड आपको बताएगा, देश की जनता का मूड आपको बताएगा। यूपी के साथ ही अब बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कर्नाटक में चुनावी गर्मी है तो पश्चिम बंगाल में भी राजनीतिक तापमान गरमाया हुआ है। ऐसे सियासी माहौल में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे किया है। त्वरित सियासी सवालों पर ऑल इंडिया सर्वे सोमवार से बुधवार तक किया गया है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। तो ये ऑल इंडिया पॉलिटिकल सर्वे है, देश की हर बड़ी सियासी खबर को लेकर जनता की राय, देश का मूड क्या है, अब वही आंकड़ों के जरिए हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। शुरू करते हैं ऑल इंडिया सर्वे। आप देख सकते हैं स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर साहब। बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। हमारे साथ राजनीतिक दलों से मेहमान भी जुड़ रहे हैं। बीजेपी से अपराजिता सारंगी सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से अभय दुबे, प्रवक्ता टीके इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले वो सबसे बड़ा सवाल जिसको लेकर पिछले 2 दिन से खासतौर से राजनीति गर्म है, जिसको कुछ लोग ये करार देने में जुट गए हैं कि साहब बिहार के लिए नीतीश कुमार ने कास्ट कार्ड के हिसाब से खेल दिया है मास्टर स्ट्रोक। एक ऐसी चाल, एक ऐसा दाव नीतीश कुमार का जिससे बीजेपी की हो गई है बोलती बंद। वही बड़ा सवाल, समझ गए ना आप? अब तक जिस बात को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं 2024 के लिए नीतीश कुमार करेंगे चढ़ाई, मामला बाहुबली की रिहाई का। और वो बाहुबली जिनका नाम है आनंद मोहन, उन्हीं से जुड़ा हुआ आज के सर्वे में वो सबसे पहला सवाल जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये आ गया वो सवाल और इसका जवाब आपके सामने। बिहार में बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई का फैसला सही या गलत? फैसला सही है या गलत है? 25% सही में जवाब दे रहे हैं, 30% को यह फैसला गलत लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा वो 45% है। जो लोग कह रहे हैं पता नहीं, मतलब 45% लोग अपनी राय ही नहीं बना पा रहे कि एक बाहुबली, उसकी रिहाई का फैसला सही है या गलत है। मतलब इतना असमंजस जो बिहार की जनता में ही है। आनंद मोहन बाहुबली की रिहाई को लेकर यह कह रहा है सर्वे का पहला आंकड़ा। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर का सर्वे। सी वोटर के सर्वे में पहला सवाल बाहुबली की रिहाई को लेकर सही या गलत फैसला नीतीश कुमार सरकार ने किया। और इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा 45% उन लोगों का जो फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं कि यह फैसला सही है या गलत है। अपराजिता जी, इस आंकड़े के मायने आपकी नजर में क्या है? 45% लोग फैसला ही नहीं कर पा रहे बाहुबली की रिहाई को लेकर, क्यों? मुझे लगता है अपराजिता जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन रिएक्शन जरा अभय दुबे जी से लेते हैं। अभय दुबे जी, सवाल तो ये पूछा जा रहा है, आप महागठबंधन में शामिल हैं बिहार में, कि आपकी सरकार ने राजपूत वोटर्स को साधने के लिए बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ किया कानून में बदलाव करके। और ये जो 45% जो फैसला ही नहीं कर पा रहा सही या गलत, इसके मायने आपकी नजर में क्या है? रोमाना जी, बेहतर हो कि एक बार ये सर्वे कराइए कि कैसे सैफुल्ला फारूक, जो दुर्दांत आतंकवादी, जो 10 साल जेल में रहा, जो अजहर मसूद का शिष्य रहा, पाकिस्तान से जो ट्रेनिंग लेकर आया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया, उस पर जनता का क्या ओपिनियन है? तालिब हुसैन, जो घोषित आतंकवादी है, जो अमित शाह साहब का मंच साझा करता है कश्मीर में, जिसको जनता पकड़ती पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने के मामले में, उस पर जनता का क्या ओपिनियन है? तारिक अहमद मीर,
जिसको विधानसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है, जो घोषित आतंकवादी है, तो ये जो मुखौटा भारतीय जनता पार्टी का ये उतर जाएगा अगर ये सवाल आप करने लगेंगे। कानून सम्मत अगर किसी निर्णय ने ये तय किया है तो वो राज्य की जनता को निर्धारित कर देने दीजिए। बलात्कारियों के आरोपियों को 11-11 नहीं छोड़ा गया है गले में माला डालकर। ठीक है, ये बात बिहार की जनता जानती है, बिहार की जनता को निर्णय करने दीजिए। नहीं, सवाल मेरा दरअसल सर यही था। मुझे लगता है कि जरा खालिद अख्तर साहब से इस पर क्लैरिटी लेते हैं। खालिद अख्तर साहब, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें मुझे लगता है राय बनाने में ज्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मतलब बाहुबली की रिहाई का मामला है, या तो आप उसको सही ठहरा सकते हैं या गलत ठहरा सकते हैं, पर हैरान कर रहा है ये आंकड़ा, क्योंकि 45% जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि लोग कह रहे हैं पता ही नहीं, वो फैसला ही नहीं कर पा रहे। देखिए, इसमें जो जिन लोगों ने अपनी ओपिनियन दी है वो 1/3 का आंकड़ा, जो 30% लोग तो ये कह रहे हैं कि साहब ये गलत है। ठीक है, और ये हो सकता है कि ये वजह ये रही हो कि जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि अतीक अहमद वाला एपिसोड हुआ है और पॉलिटिक्स का और क्रिमिनल का क्राइम का जो नेक्सस है, इन दोनों का जो रिश्ता है उससे लोग ऊब चुके हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये जा किस तरफ रही है पूरी सियासत जो है, ख़ास तौर से बाहुबलियों को लेकर के। तो उस वजह से भी हो सकता है कि ये लोगों की जो है उन्होंने अपनी एक क्लियर राय जो है ना बनाई हो कि भाई यहाँ पे किसी बेनिफिट देने के लिए। देखिए, ये तो दिख तो ये साफ साफ रहा है कि ये एक पॉलिटिक्स के तहत ही जो है आनंद मोहन को रिहा किया गया है, चुनाव आने वाले हैं। और क्या यही मजबूरी पॉलिटिक्स के तहत वो राजपूत वोटर कि बिहार में बाहुबली की रिहाई को लेकर अपराजिता जी बीजेपी की भी बोलती बंद? अपराजिता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मुझे लगता है अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, हम इस सर्वे का अगला सवाल आपको दिखाते हैं। देखिए, ये त्वरित सर्वे और इससे देश की राजनीति का मूड और मिजाज आप समझ पाएंगे। अगला सवाल अब लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और वो अगला सवाल क्या है, जल्दी से ले आइए जरा। वो अगला सवाल 2024 कौन जीतेगा, इसका मूड और इसकी तस्वीर का अंदाजा आपको कुछ हो पाएगा इस ऑल इंडिया सर्वे के सवाल जवाब के सिलसिले से। क्योंकि अब बिहार से निकलकर जरा बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां शिंदे की छुट्टी की लेकर जो खबरें उड़ रही हैं। अगर शिंदे की छुट्टी होती है तो फिर महाराष्ट्र में सीएम किसे बनना चाहिए, ये जो सवाल है, इसमें वो 28% वाला आंकड़ा देखिए, हैरान कर रहा है ये आंकड़ा। 28% कह रहे हैं कि अगर शिंदे की छुट्टी होती है तो फिर मुख्यमंत्री बनना चाहिए उद्धव ठाकरे को। ये बड़ा आंकड़ा है जो दिखा रहा है कि महाराष्ट्र की जनता के मन में क्या सहानुभूति है उद्धव ठाकरे के लिए। ऑल इंडिया सर्वे में ये वो बड़ा सवाल अगला, महाराष्ट्र में शिंदे की छुट्टी होती है तो फिर होना क्या चाहिए, क्या बीजेपी उद्धव हाथ मिला लें? 19% कह रहे हैं हाथ मिलाकर सरकार बनानी चाहिए। 12% कह रहे हैं बीजेपी को एनसीपी के साथ, मतलब शरद पवार की पार्टी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना लेनी चाहिए। अघाड़ी फिर से सरकार बना ले, मतलब शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, ये कहने वाले भी 19% हैं। और वहीं सबसे ज्यादा 32% का आंकड़ा, मतलब 32% लोगों की राय यह है कि महाराष्ट्र में अगर शिंदे की छुट्टी होती है तो फिर सीधे चुनाव होना चाहिए। अगला बड़ा सवाल अब आपके सामने, और अगला बड़ा सवाल 2024 कौन जीतेगा, इसमें आपके सामने जो रख रहे हैं हम, वो भी महाराष्ट्र की सियासी मिजाज को समझाने में आपके लिए मददगार होगा कि आखिरकार लोगों की राय क्या निकल कर आ रही है। सवाल ये कि अजित पवार महाराष्ट्र का सीएम बनने की क्षमता रखते हैं क्या? 30% हाँ में जवाब दे रहे हैं, 33% ना में जवाब दे रहे हैं, पता नहीं 37%। इनके समर्थन में सीधे सीधे पोस्टर्स लग गए थे बाकायदा महाराष्ट्र में। और आइए जल्दी से अब रुक कर खास मेहमानों का, सबसे पहले तो खालिद अख्तर साहब, मतलब ये जो जोड़तोड़ वाली राजनीति जिसके तहत सरकार बनाने का खेल महाराष्ट्र में खेला गया, जो सवाल के जवाब में लोगों की राय निकल कर आ रही है कि 32% कहते हैं कि अगर छुट्टी होती है शिंदे की तो फिर चुनाव हो। जोड़तोड़ से सरकार बनाने के खेल से जनता भर पाई? जी हाँ, देखिए, इसमें साफ साफ यही दिख रहा है कि ज़्यादातर लोग जो है, जिस तरह से सियासत पूरे पिछले 4 सालों में महाराष्ट्र में जिस तरह से हुई है, 2019 दिसंबर में वहाँ पे चुनाव हुए थे, उस चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने साथ में चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बाद सरकार शिवसेना ने जो है कांग्रेस और एनसीपी के साथ बनाई
और फिर जो है उसके बाद जो एनसीपी का एक बहुत बड़ा धड़ा तोड़ करके जो है वो एकनाथ शिंदे अलग हो गए और फिर सरकार जो है उन्होंने बीजेपी के साथ सीएम बन गए। तो ये जिस तरह पूरा उठा पटक का जोड़ तोड़ का जो खेल चला है, हाँ। लोग उससे ऊब चुके हैं। और अगर एक बार फिर इस जोड़ तोड़ के खेल से, और इसी वजह से 32% का कहना यह है कि दोबारा से चुनाव हो जाए, यही महाराष्ट्र खेत में है। लेकिन अपराजिता सारंगी जी, जिस तरीके से आंकड़ा निकल कर आ रहा है कि शिंदे की छुट्टी तो फिर सीएम कौन, और उसमें पहली पसंद उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे के लिए जनता के मन की ये सहानुभूति, मतलब संसद में बीजेपी। देखिए, मुझे लगता है कि अभी अनुमान, किसी भी तरह का अनुमान करने का वक्त नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम और एकनाथ शिंदे जी, हम सब मिलकर अच्छा शासन महाराष्ट्र में देने की चेष्टा में लगे हुए हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, और इसके साथ साथ अवसंरचना विकास, भित्ति भूमि विकास पर गुरुत्व। नहीं, सवाल तो यहाँ पर इसलिए है ना अपराजिता जी, क्योंकि शिंदे की तो छुट्टी के कयास लग रहे हैं ना। शिंदे की अगर छुट्टी होती है तो क्या बीजेपी उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर सरकार बना लेगी क्या? आपको क्या लगता है, पुराने साथी साथ में आ जाएंगे क्या अपराजिता जी? ये सब हाइपोथेटिकल है। मैंने कहा किसी भी तरह का अनुमान ना करें। हाँ। अगर हम कल निर्वाचन में भी गए तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी होंगे उनकी विजय होगी। यह बहुत ही विनम्रता के साथ, लेकिन बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहती हूँ। और निश्चित तौर पर यह हमारा रिपोर्ट कार्ड कह रहा है, हमने काम किया, हम लोगों के साथ खड़े हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, आपके दावे अपनी जगह, लेकिन हम जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। और जरा जल्दी से आपको अब अगला सवाल दिखा देते हैं। हमारे सर्वे का अगला सवाल जो है वो सीधे राहुल गांधी से जुड़ा हुआ। राहुल गांधी मोदी सर्वे मानहानि केस में 2 साल की सजा उनको सुनाई जाती है। दोषी करार देने के बाद संसद सदस्यता उनकी रद्द हो जाती है, अयोग्य उन्हें करार दे दिया जाता है। और पिछले दिनों अपना बंगला खाली करते हुए राहुल गांधी ने जो बात कही थी कि साहब उन्हें सच बोलने की सजा मिली है, इस पर जनता की राय सही कहा। 48% लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ने सही कहा, मतलब 48% लोग मान रहे हैं कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिली। 36% कह रहे हैं गलत कहा है, पता नहीं कहने वाले 16% हैं। तो क्या यहां पर राहुल गांधी के लिए भी सहानुभूति है जो लोगों को नजर आ रही है? क्योंकि 48% का यह आंकड़ा अगर राहुल गांधी की बात का समर्थन कर रहा है तो यह तो सीधे अपराजिता जी बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा दी जा रही है इस सरकार में। देखिए, मैं कह दूं, जनवरी 2023 में मूड ऑफ द नेशन सर्वे हुआ था और आपको पता है उसका परिणाम क्या निकला था। करीबन 68% लोगों ने कहा था कि हम 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री के पद पर आसीन देखना चाहते हैं। तो उस पद पर तो वैकेंसी है ही नहीं, यह हम बार बार कहते हैं। और रही बात राहुल गांधी जी की, जी मुझे लगता है कि इनकी बातों पर न किसी को भरोसा है न होगा। और जहां तक इस सर्वे का सवाल है, देखिए ऐसा है कि परिणाम क्या होगा। 2024 का परिणाम है कि श्री नरेंद्र मोदी फिर से बैठने वाले हैं प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है, तो मतलब अभय जी लोकसभा में कहने का सवाल है तो ये बिना 2024 में इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, मतलब सहानुभूति से सियासत नहीं चमकने वाली राहुल गांधी की, क्या ये भी सच्चाई है? राहुल गांधी जी ने कहा है कि मुझे सच की कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन जब मैं सच कहूंगा तो सत्ता को मुंह की खानी पड़ेगी। एक 10 सेकंड में महाराष्ट्र का हाल बता दूं। इन्होंने जब हथकंडों से सत्ता हथियाई तो क्या हुआ? 25 साल बाद कांग्रेस पार्टी कस्बा पेट का चुनाव जीती। 5 में से 4 एमएलसी के चुनाव हार गए, नागपुर में भी हार गए, अमरावती में भी हार गए, उसके पहले कोल्हापुर में हार गए, और ये सत्ता हथियाई उसके बाद के परिणाम है। अभी कर्नाटक से पता लग जाएगा आपको कि राहुल गांधी जी का प्रभाव क्या है। मोदी जी की लड़ाई मोदी जी की नाकामी से है और किसी से नहीं है। भीषणतम बेरोजगार से है, महंगाई में झोंक दिया उससे है, अडानी जी का जो महा घोटाला जिस पर पर्दा डालना चाहते हैं उससे है, सत्यपाल मलिक जी ने जो खुलासा किया है उसमें राष्ट्रवाद का मुखौटा आपका उतर गया कि कैसे 40 जवानों की शहादत निर्ममता पूर्वक की गई और मोदी सरकार का व्यवहार क्या था।
चीन जिस प्रकार भारत की सीमा में अतिक्रमण करके बैठा है और $100 बिलियन का इंपोर्ट करके भारत का एमएसएमई तबाह कर दिया, इन सारी नाकामियों से मोदी जी की लड़ाई है। किसानों की 27 रुपए आमदनी और अपने धन्ना सेठ दोस्त जो 609 नंबर पर था वो 2 नंबर पर आ गया, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं जवाब लेती हूँ तो अपराजिता जी आप जनवरी 2023 की यहाँ पर बात कर रही हैं और यहाँ अप्रैल आज तारीख देख लीजिए क्या है, यहाँ पर बैठकर इतनी नाकामियां जो कांग्रेस की तरफ से गिनाई जा रही है और ये त्वरित सर्वे है, ये फिलहाल देश की जनता का जो मूड है वो देख रही हैं आप इस पर। देखिए कुछ समय पहले त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव हुए हैं। कांग्रेस को तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। 1951 में पूरे देश में तमिलनाडु को छोड़कर कांग्रेस सब जगह छाई हुई थी। मैं अगर कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगी। और अभी देखिए ये स्थिति इनकी है कि दया आती है, सहानुभूति होती है कांग्रेस के साथ। तो मैं कह दूं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का सवाल है, हम रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के पास जाते हैं। और आज की तिथि में कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो लोगों के पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाए। ये न भूलें कि हम इस कठिन परिस्थिति में भी, कोरोना हो या रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होकर उभर कर आए हैं। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप राजनीतिक दलों के जो दावे हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन आज वक्त जो है वो जनता का मूड बताने का है। और ऐसे में जो बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है कि साहब आंकड़ों में जो सहानुभूति दिख रही है वो अपनी जगह, लेकिन इससे कांग्रेस को सत्ता नहीं मिलने वाली। कांग्रेस पार्टी अपना दावा कर रही है, लेकिन क्योंकि ये ऑल इंडिया सर्वे है और ऐसे में देश के हर कोने में जो बड़ी सियासी खबर है उसका 2024 पर किस रूप में असर पड़ेगा, अतीक कांड, उत्तर प्रदेश, योगी की लोकप्रियता पर क्या असर पड़ा, आप देख लीजिए। योगी की लोकप्रियता बढ़ी है, 44% कहने वाला ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। लोग ये मान रहे हैं कि अतीक कांड से योगी की लोकप्रियता बढ़ी। और योगी की लोकप्रियता बढ़ने का मतलब सीधे सीधे क्या बीजेपी के फायदे से जोड़कर नहीं देखा जाएगा? ऑब्वियसली देखा जाएगा। अगला सवाल अब आपके सामने ऑल इंडिया सर्वे का, जल्दी से ले आइए वो अगला सवाल। आंकड़ा आपको दिखाएंगे ऑल इंडिया सर्वे में। अगला सवाल ये, क्या कर्नाटक चुनाव में अतीक मुद्दा बनेगा? हाँ कहने वाले 35%, नहीं कहने वाले 32%, पता नहीं कहने वाले 33%। योगी आदित्यनाथ जिनके अतीक मुद्दे की वजह से लोकप्रियता बढ़ रही है, आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार में गए हुए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जो किसी वक्त में अतीक के लिए कसीदे पढ़ते थे, उनको प्रचारक कर्नाटक में कांग्रेस ने बनाया। इसको लेकर बीजेपी आक्रामक है और 35% सबसे बड़ा आंकड़ा ये कह रहा है कि साहब अतीक कर्नाटक चुनाव में भी मुद्दा बनेगा। अब अगला सवाल आपके सामने रखते हैं, कर्नाटक में किसी को अगर बहुमत नहीं मिलता तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये बेहद दिलचस्प है, इसको जरा गौर से देखिएगा। बीजेपी को विपक्ष में बैठना चाहिए, ये कह रहे हैं 26% अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता। अच्छा, बीजेपी जेडीएस हाथ मिला ले, 20% कह रहे हैं। कांग्रेस जेडीएस को हाथ मिला लेना चाहिए, 24% कह रहे हैं। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, 14% कह रहे हैं। पता नहीं, 16%। अब इसमें ये देखिए, बीजेपी को विपक्ष में बैठना चाहिए और तीसरे नंबर पर कांग्रेस जेडीएस को हाथ मिला लेना चाहिए। मतलब बीजेपी को सत्ता में नहीं आना चाहिए। एक तरीके से ये बात कहने वाले सीधे सीधे 50% लोगों का आंकड़ा बैठता है कि कर्नाटक में अगर बहुमत नहीं मिलता है तो फिर अपराजिता जी, मतलब घुमा फिरा कर सर्वे का आंकड़ा यह कह रहा है कि बीजेपी को किसी तरीके की जोड़तोड़ नहीं करनी चाहिए सत्ता में आने के लिए। देखिए, ऐसा है कि हमने 5 साल काम किया है और हमारे आदरणीय अमित शाह जी, नड्डा जी वहाँ लगातार लगे हुए हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और हमारे स्थानीय नेता भी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अभी कुछ दिनों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ जाने वाले हैं। तो ऐसा कह देना कि कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता नहीं मिलेगी या बीजेपी विपक्ष में बैठे, यह बिल्कुल, मुझे लगता है, फिर से कहूँगी, अनुमान की बात है। हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा होने वाला है और निश्चित तौर पर हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। वैसे हम किसी के साथ हाथ मिलाने से परहेज नहीं रखते। ठीक है। और अभय जी, आपसे मेरा सवाल ये कि कर्नाटक चुनाव में अतीक मुद्दा बनेगा, 35% इस बात पर मोहर लगा रहे हैं। अतीक का मुद्दा जो है वो उत्तर प्रदेश में योगी की लोकप्रियता बढ़ाने वाला मुद्दा है और वही योगी कर्नाटक में पहुंच चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस अतीक के मुद्दे पर कर्नाटक में बैकफुट पर आएगी। अब रोमाना जी, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में अतीत हो जाएगी। इसी बात से समझ में आता है कि प्रधानमंत्री जी चुनाव कर्नाटक में और केरला में रोड शो कर रहे हैं।
40% कमीशन की सरकार है। भाजपा का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता रहा, संतोष पाटिल की प्रधानमंत्री जी मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, सरकार को छोटी सी सप्लाई की कोविड के साइन, मुझसे भी 40% कमीशन मांग रहा है, उसने आत्महत्या कर ली। वहां के लिंगायत समुदाय के मठ मंदिर चिट्ठी लिख रहे हैं कि हम तक से 30% कमीशन ये सरकार मांग रही है। वहां के ठेकेदारों ने जुलूस निकाला प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर। प्रधानमंत्री किससे बात कर रहे हैं? ईश्वरप्पा, जिस पर संतोष पाटिल ने आरोप लगाया कि इस मंत्री ने मुझसे 40% कमीशन मांगे और आत्महत्या कर ली। प्रधानमंत्री जी उसके प्रति सद्भावना व्यक्त कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि कर्नाटका का चुनाव किस दिशा में जा रहा है। भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबी कर्नाटका की सरकार और वहां के नागरिकों को इस बात का समझ विकसित हो गई है कि अब अगर हमको 2000 रुपए महिलाओं को चाहिए, 10 किलो अनाज, अगर आप जवाब देना चाह रही हैं, सिर्फ 20 सेकंड समय मेरे पास इतना ही है क्योंकि बहुत से आरोप लगा दिए हैं अभय जी ने। अपराजिता जी, त्रिपुरा और नागालैंड में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, गोवा में तीसरी बार बनाई, उत्तराखंड में दूसरी बार बनाई, और उत्तर प्रदेश में भी 2 बार सरकार बनी है। और लेकिन जब आप ये सब गिराएंगे तो फिर उधर से पलट कर कहा जाएगा साहब 2013 के 40 सीटों से बढ़कर 104। दोनों राजनीतिक मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल इंडिया पॉलिटिकल सर्वे देख रहे हैं आप, और इस सर्वे के आंकड़ों के मायने क्या है, इससे किस तरीके से 2024 के लिए समीकरण सेट होंगे। हमारे साथ खालिद अख्तर स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। तो देश की हर बड़ी सियासी खबर का 2024 पर असर। ऑल इंडिया पॉलिटिकल सर्वे आज हम आए हैं चुनाव के शो, इलेक्शन शो 2024 कौन जीतेगा में। और आज के शो में जो बड़ी बातें सामने निकल कर आई है सर्वे के बाद, आनंद मोहन की रिहाई को ज्यादा लोग गलत मान रहे हैं, ये सर्वे का आंकड़ा कह रहा है। सीएम पद के लिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बनकर उभरे हैं पहली पसंद। शिंदे की छुट्टी पर ज्यादा लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव हो जाए, ये बेहतर विकल्प होगा। और अतीक कांड के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल दिख रहा है। सर्वे में राहुल गांधी के आरोपों को ज्यादातर लोग सही मान रहे हैं कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा दी जा रही है। हमारे साथ सी वोटर से खालिद अख्तर साहब स्टूडियो में मौजूद है। खालिद साहब, जो अभी ब्रेक से पहले बीजेपी की तरफ से मेहमान थी अपराजिता जी, वो कह रही थी कि साहब जनवरी में जो मूड था उससे ये आंकड़े मैच नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको दर्शकों को बताना चाहिए कि किस तरीके से ये ट्रैकर आप लोगों का जो पल पल मूड जो है उसको ट्रैक करता है और ये कभी भी बदल सकता है। देखिए, जो मूड ऑफ द नेशन की जो बात कर रही थी वो एक लॉन्ग ड्रॉन सर्वे होता है जिसमें हम अलग अलग चीज़ों पे बात करते हैं, उसमें कंपैरिजन भी करते हैं कि भाई पीएम और राहुल गांधी में दोनों में आपकी पहली पसंद कौन है। ठीक है। तो उसमें दोनों की अप्रूवल रेटिंग लेते हैं, उसमें हमें आता है कि पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग काफ़ी ज़्यादा है राहुल गांधी के बनिस्बत। लेकिन ये जो हमने सवाल किया ये स्नैप पोल है, ये यानी कि कोई भी एक इशू जो फॉरेन हुआ है उस पर हम लोगों की ओपिनियन लेना चाहते हैं या जानना चाहते हैं लोग क्या सोच रहे हैं। तो उसमें लोगों को ये लगा है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से अडानी वाले इशू को लेकर पीएम पे एलिगेशन लगाया, उसके बाद जो डिफेमेशन केस में उनकी लोकसभा की सदस्यता गई और फिर जितनी जल्दी दिखाई गई उनसे घर खाली करवाने में, तो उसके बाद उन्होंने इस तरह से कहा कि भाई ये सारी सजा मुझे सच बोलने की वजह से मिल रही है। तो लोगों को लगा कि नहीं, जो इन्होंने किया है, जो इनके साथ जो है यहाँ पे ये गलत हो रहा है, तो उनको लगा कि उनके इल्जाम जो है ये सही है। बहुत शुक्रिया खालिद अख्तर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।